दोस्तों वेलकम टू सक्सेस स्पोर्ट्स। तो बच्चों आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा 2022 की फुल पेपर प्रैक्टिस की। ठीक है, तो फुल पेपर प्रैक्टिस को आज हम करेंगे। तो सभी टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बनाए हुए प्रैक्टिस सेट को हम आज जरूर करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहें और क्वेश्चन को करते रहें साथ में और कमेंट भी करते रहें। ठीक है, तो अपना टारगेट रहेगा कि अभी 15 से 17 दिन का समय बचा है, तो टारगेट रहेगा 100 में से 90 का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं। तो जुताई वाले क्षेत्र तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष कहां से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, तो ये कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो देखने से पहले इसके फैक्ट को भी हम देखेंगे। तो फैक्ट इसमें दे रखा है कि कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, तो कालीबंगा कहां पे है? तो राजस्थान में है और हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल भी है। ठीक है, कपास की खेती के अवशेष मिले, तो कपास की खेती के अवशेष भी यहीं पे मिले हैं। साथ ही मिश्रित खेती मतलब चना सरसों का साक्ष्य भी यहीं पे मिला है। चना और सरसों के साक्ष्य भी यहीं मिले हैं। और कालीबंगा से प्राप्त हल से अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई हैं। तो हल से अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई हैं, जो यह सिद्ध करती हैं कि यह मानव कृषि, ठीक है, मानव कृषि कार्य यहाँ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन मानव जो यहाँ पे क्या करते थे? तो कृषि कार्य करता था। ठीक है, इसकी पुष्टि बैल, ठीक है, बैल व अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियों से मिलते हैं। तो मतलब बैल की मूर्तियां और अन्य पशुओं की मूर्तियों से ये सिद्ध होता है कि यहाँ के मानव जो है वो कृषि कार्य करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रभूत कौन थे? तो भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रभूत कौन थे? तो अग्रभूत थे रामानंद। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रामानंद जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट जो है वो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बाबर था। ठीक है, तो बाबर जो कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? तो किसके मंत्री, ठीक है, किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, शिवाजी के राज प्रबंध में सहायता करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रथम जैनी जल मंदिर, ठीक है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने योग्य है। देखिए क्या कह रहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। चलिए इसके फैक्ट को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, फैक्ट में देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा हुई? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो ए ओ ह्यूम ने, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, कब की? तो 1985 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 15 अक्टूबर 1905 को। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए देख लेते हैं कि बंगाल के विभाजन के समय, ठीक है, बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग जो कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि
अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति के संबंध किससे है? तो पी मिश्रा से है। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, पी मिश्रा से अनुशीलन समिति का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फैक्ट को भी हम देखेंगे कि 1907 में सूरत में, ठीक है, 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन गर्म और नरम दल में हो गया था। गर्म और नरम दल को दो भागों में बांट दिया गया था। कब बांटा गया था? तो सूरत में 1907 में बांटा गया था। ठीक है, तो 1907 में विभाजन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता जो कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लाला हरदयाल थे। ठीक है, तो लाला हरदयाल जो कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले फैक्ट को भी देखेंगे। फैक्ट कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है, सैन फ्रांसिसियो में हुई थी। तो सैन फ्रांसिसियो में, ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखने से पहले थोड़ा फैक्ट को भी देखेंगे। फैक्ट कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील जो कि तिब्बत से निकलती है। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरावली पर्वत स्थित है उत्तर पश्चिम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फैक्ट को भी देखेंगे। फैक्ट कर रहा है कि अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1988 में की गई थी। ठीक है, नई वन नीति की घोषणा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखने से पहले थोड़ा फैक्ट देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पे है? तो भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक वन जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम जो कि झारखंड में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है सिंहभूम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जो कि जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1931 में हुई थी। 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा फैक्ट को भी हम देखेंगे। फैक्ट में दे रखा है कि भारत में जनगणना की शुरुआत, ठीक है, भारत में जो है जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत में जनगणना हुई थी सब शुरुआत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक। ठीक है, संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, संरचनात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मतलब नरेगा कब शुरू की गई? तो नरेगा कब शुरू की गई थी?
तो 2 फरवरी 2006 को। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा 2 फरवरी 2006 से नरेगा शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ। तो भूदान आंदोलन जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विनोबा भावे के द्वारा शुरू हुआ। ठीक है, तो विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है, भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा फैक्ट को भी हम देखेंगे। फैक्ट में दे रखा है कि पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया गया। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ फैक्ट को भी देखेंगे। फैक्ट कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया। तो संविधान सभा में राष्ट्रगान को ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा फैक्ट देखेंगे। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में, ठीक है, 52 सेकंड में गाया राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो राष्ट्रगान को गाने में कितने सेकंड का समय लगता है। तो 52 सेकंड का समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि संपत्ति के अधिकार, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो संविधान, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। चलिए फैक्ट को भी देखेंगे इसमें। फैक्ट इसमें क्या कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के आधार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को अब क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का, ठीक है, आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो महाभियोग का जो है, ठीक है, आरोप किस सदन में लगाया जा सकता है। तो किसी भी सदन से लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा फैक्ट देखिए कि अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, महान्यायवादी जो कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखने से पहले थोड़ा फैक्ट को भी देखेंगे। फैक्ट कह रहा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देखिए कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। तो एक्वेंटन संख्या से, तो एक्वेंटन संख्या से की जाती है पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो सर्वदाता किस रक्त समूह को कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ओ को सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही किसको कहा जाता है? तो सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट से पहले फैक्ट को देख लेते हैं कि रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। तो ए बी को जो है सर्वग्राही कहा जाता है, और ओ को क्या कहा जाता है? ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, सर्वदाता कहा जाता है ओ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि एलपीजी का पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। तो एलपीजी में क्या होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। चलिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो 9.46 गुणे 1015 मीटर होता है। ठीक है, तो 1015 मीटर, ठीक है, 9.46 गुणे 1015 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका थोड़ा फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट में क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो कि दूरी का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कि मैथ से दे रखा है कि माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे, ठीक है, 955, 1027 और 1075 को विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में समान, ठीक है, समान शेषफल प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से x का गुणांक नहीं है। तो x का गुणांक नहीं है, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और आंसर अपना चेक कर लें। ठीक है, आंसर क्वेश्चन को लगा लें, उसके बाद में अपना आंसर, ठीक है, चेक कर लें। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 1 घंटे, ठीक है, 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितना परसेंट है? तो एक दिन का कितना परसेंट हो जाएगा? तो पहले इसको एक दिन का पूछ रहा, तो एक दिन को क्या करेंगे? पहले इसको मिनट में बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी मिनट में दे रखा है, तो मिनट में बदलेंगे, उसके बाद में हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 घंटा 45 मिनट कितने परसेंट हो जाएगा? तो 7.292% हो जाएगा एक दिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या इतना है, ठीक है, 6600 है, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या, तो पहले हम क्या करेंगे? 30% निकाल लेंगे, उसके बाद में इसमें में से हम क्या कर देंगे? 6600 में से घटा देंगे, जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो आएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी आएगा, 4620 अपना आंसर आएगा। तो इसको भी आप लोग लगा के चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत, ठीक है, 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, उसमें, ठीक है, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत से 5 रन की वृद्धि कर दी, तो उसका नया औसत क्या होगा? ठीक है, तो इसका भी आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। इसका भी आप लोग पहले आंसर लगा ले क्वेश्चन को, उसके बाद में अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 रन की तो वृद्धि की है, तो क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है कि 12m गुणे 8m की दीवार में 3m गुणे 1.5m का दरवाजा और 1.5m गुणे 1.5m की 2 खिड़कियां हैं। तो दीवार के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिस पर रंग किया जा सकता है। तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको भी क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करें, उसके बाद में अपना कमेंट में अपना आंसर भी दें, और साथ में यहाँ से अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। तो स्क्रीनशॉट ले ले, जरूर अपना आंसर जरूर से जरूर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 87 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, जो कि हिंदी से दे रखा है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बालू सरसों शब्द है। तो बालू और सरसों शब्द कौन सा है? तो बालू और सरसों शब्द
स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है बालू और सरसों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि शेख खाना मुहावरे का अर्थ। तो शेख खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो शेख खाना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बुरी दशा में रहना। तो बुरी दशा में रहना मतलब शेख खाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द है अरविंद। ठीक है, अरविंद जो कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको ज्ञात करना है कि जो कभी बूढ़ा ना हो। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं? हम अजर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमको क्या करना है? आइडियम्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइडियम्स हमको निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसका आंसर चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनु जम्प्ड द गन एंड अनाउंस्ड द देयर प्लान्स एट द डिनर टेबल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्टेड हिस्ट्रील। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या रखा है कि क्वेश्चन नंबर 42 में भी आपको क्या करना है? तो आइडियम्स भी इसमें भी क्या करना है? तो इसमें भी आइडियम्स में क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 42 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है एनानिम्स क्या करना है। तो एनानिम्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 में दे रखा है आपको फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक ज्ञात करना है 44 और 45 में। तो 44 नंबर में क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फिलिंग द ब्लैंक में। ठीक है, तो मतलब पहले में ब्लैंक में क्या भरा जाएगा? तो पहले ब्लैंक में भरा जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैव भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हैव भरा जाएगा पहले ब्लैंक में, और दूसरे ब्लैंक में क्या भरा जाएगा? ठीक है, तो दूसरे ब्लैंक में भरा जाएगा हैप्पीनेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हैप्पीनेस भरा जाएगा दूसरे ब्लैंक में, और पहले ब्लैंक में क्या भरा जाएगा? हैव भरा जाएगा। तो आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि दूसरे में क्या, पहले में क्या भरा जाएगा? पहले में हैव भरा जाएगा और दूसरे में हैप्पीनेस भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, रीजनिंग से आया हुआ है कि 44 विद्यार्थियों की कक्षा में, ठीक है, 44 विद्यार्थी, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 44 विद्यार्थी हैं। संजय राहुल से 9 स्थान आगे है। ठीक है, तो संजय जो है वो राहुल से 9 स्थान आगे है। यदि राहुल क्रमांक, ठीक है, राहुल जो है यदि राहुल क्रमांक शुरुआत से 27वां हो, तो राहुल जो है 27वां, मान लीजिए इधर से पहला है, यहाँ पे कितना है? 44 विद्यार्थी हैं टोटल। ठीक है, राहुल कितने पर है? तो 27 पे है। ठीक है, तो राहुल कितने नंबर पर है? तो राहुल 27 नंबर पे है। तो 27 से कितने आगे पर? 9 स्थान आगे है, तो मतलब 18 पे। ठीक है, 9 स्थान आगे 18 पे कौन है? तो 18 पे यहाँ पे कौन है? तो संजय है। ठीक है, 18 पे कौन है? संजय, क्योंकि संजय जो है राहुल से 9 स्थान आगे है, तो यहाँ पे जब राहुल है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे संजय हो जाएगा। फिर कह रहा है कि संजय का क्रमांक अंत से क्या होगा? तो संजय का क्रमांक जो है वो अंत से क्या होगा? तो संजय जो कि यहाँ पे है, तो इसका अंत से क्रमांक क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 44 में से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 44 में से आप 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 44 में से आप 18 घटाइए, 44 में से आप 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आप यहाँ हो जाएगा कितना? 14। 14 में से, ठीक है, 8 गया, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 8 6 14, 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना बच गया? 2, 26 हो गया। तो मतलब अब 18 इधर बचे, मतलब इधर कितने बचे? इधर 26 ही तो बचे। ठीक है, और एक अपना राहुल हो जाएगा क्योंकि इसके बगल में 26, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। 27 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 27 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्या पूछ रखा कि अंतिम से संजय का क्रमांक अंत से क्या होगा? तो संजय का क्रमांक अंत से 27वां होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 10 मार्च, ठीक है, 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 10 मार्च 1921 का सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 10 मार्च कह रहा है मतलब डेट, प्लस मंथ क्या दे रखा है? मार्च मतलब 4,
ठीक है। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर क्या दे रखा है 21 प्लस सेंचुरी क्या दे रखी है, ठीक है, प्लस लीप ईयर क्या दे रखा है, तो 4×5 = 20 मतलब 5 लीप ईयर हो गया, और सेंचुरी क्या देखिए 2000 मतलब 6 हो गया, बापान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग काट देंगे तो 7 × 21 से ये कट गया, 7 × 3 = 10, यहाँ 3 बचा, 4 × 3 ये भी कट गया, ठीक है। 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11 मतलब कितना बच गया यहाँ पे 4 बच गया, ठीक है। कितना शेष बच गया 4 शेष बच गया। अब आपको पता है कि 1 बराबर रविवार, ठीक है, 1 बराबर रविवार और 2 बराबर कितना होता है, 2 बराबर सोमवार और 3 बराबर मंगलवार और 4 शेष बचा है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा बुधवार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बुधवार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ई बराबर 5, होटल बराबर 12, ठीक है, और लैम्ब बराबर क्या होगा। तो लैम्ब बराबर क्या होगा, तो इसका आप लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो देखिए ई बराबर 5 दे रखा है और एल बराबर 12 दे रखा है। तो एल मतलब पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। देखिए एच का मान क्या हो जाएगा, एच का मान हो गया 8, ठीक है। ओ का मान कितना हो गया, तो ओ का मान हो गया 15, टी का मान कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। ई का मान कितना हो गया 5 हो गया, और एल का मान कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो इन तीनों इन सबको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करिए, क्या हो रहा कि 5 2 7 5 12 और 12 8 20 की 0 हासिल आया कितना 2, ठीक है। तो 2 हो गया, तो 2 1 3 हो गया, 3 2 5 और 5 1 6, कितना हो गया पर 60 हो गया, ठीक है। और 60 हो गया तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या है, तो इसको क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। मतलब क्या है कि जितनी संख्या उनको ऐड करके हम जितनी संख्या उससे क्या करेंगे भाग करेंगे, तब यहाँ पे क्या आ गया हमको 12 मिल गया। अब यही हम करेंगे सेकंड वाले स्टेप में। देखिए क्या कर रहा है कि लैम्ब दे रखा है, ठीक है। तो एल का कितना हो जाएगा, तो एल मतलब 12 हो गया, एक मतलब 1 हो गया, और यम मतलब 13 हो गया, और बी मतलब 2 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2 3 2 5 और 1 6 और 6 2 8 हो गया, और 1 1 2 28 हो गया। 28 का अपान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 7 28 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया अपना आंसर 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है 49 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 49 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कथन दे रखा है कि ए शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंड है। तो शिमला में दिल्ली की अपेक्षा क्या है ठंड है। आर दे रखा है कि शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। तो क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है कि निम्नलिखित में से विषम 8 संख्या की पहचान कीजिए। तो विषम संख्या हमको पहचानना है, ठीक है। तो विषम संख्या हम कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 46 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 69 दे रखा है, यहाँ पे 115 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 90 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम अगर काटेंगे तो ये किससे कटेगा, ये 23 से कटेगा, 23 दूना 46, यहाँ 2 से कट गया, 23 3 69 हो गया, यहाँ 23 पंचे, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 23 पंचे हो जाएगा 115, और ये 23 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि 23 से नहीं कट रहा है, बाकी ये तीनों संख्या 23 से कट रहे हैं, तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि विषम संख्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली की प्रतिष्ठित, ठीक है, राजपथ राष्ट्रीय भवन से इंडिया गेट तक की सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो आप लोगों को अभी करंट का है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कर दिया गया है नाम बदलकर, इसका कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई। तो अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14 जून 2022 से, ठीक है, अग्निपथ योजना शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, ठीक है, आईएनएस विक्रांत को, ठीक है, नौसेना में कहां पर शामिल किया। तो नौसेना में कहां पे शामिल किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोची में शामिल किया है, ठीक है, कोची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है कि सशस्त्र सेना झंडा, ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ठीक है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है
कि 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम क्या था? तो 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम था, क्या नाम था? तो PSLV-C53। तो PSLV-C53 नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है कि सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहा था। तो राष्ट्रपिता जो कि ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था सर्वप्रथम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 58 नंबर क्वेश्चन देखा है कि सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है अभिलाषा बराक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अभिलाषा बराक, जो कि सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 दे रखा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है कि 2022 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 2022 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, कौन बने हैं? तो एलिजाबेथ बोर्न बने हैं। ठीक है, तो एलिजाबेथ बोर्न बने हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला थी ऑप्शन नंबर ए, चित्रा मृदगुल। तो चित्रा मृदगुल जो कि भारत व्यास, ठीक है, व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है कि जीएम फसलों के बारे में हम सुनते हैं, जीएम का क्या तात्पर्य है? तो जीएम का क्या तात्पर्य है? तो जेनेटिक मोडिफाइड, तो जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिकल मोडिफाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी का संबंध जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, भरतनाट्यम से है। ठीक है, तो रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। ठीक है, तो भरतनाट्यम कहाँ का त्यौहार है? तो भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो कि भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 दे रखा है कि कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा जो कि सही सम्मिलित नहीं है, मतलब वन्य जीव बिहार और राज्य। ठीक है, तो कौन सा है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। मानस जो कि असम में, ये भी सही है। काजीरंगा असम में है, तो ये भी सही है। तो सिमलीपाल आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जो कि नहीं पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि विश्व विरासत स्थल, ठीक है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फैक्ट को हम देखेंगे। सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो काठमांडू नेपाल में ही सार्क संगठन का मुख्यालय भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है कि पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव जो कि गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है कि पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया? तो पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1974 में आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा फैक्ट हम देखेंगे कि पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। तो स्माइलिंग बुद्धा जो कि पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दे रखा है कि बॉलीवुड का वह गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया है? जिन्होंने अधिकतम गाने लिखे हैं, तो किसने बनाया है? तो समीर अंजान ने बनाया। तो समीर अंजान ने, ठीक है, गिनीज रिकॉर्ड बनाया है
किसमें, तो गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बना है बॉलीवुड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 दे रखा है, ठीक है, कि मैक ओएस किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस, तो एप्पल के द्वारा विकसित एक, ठीक है, एप्पल के द्वारा एक विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एप्पल के सीईओ कौन है, तो एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं, ठीक है, तो एप्पल के सीईओ कौन है, तो टिम कुक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है कि पीपुल्स ऑफ ग्रुप, ठीक है, पीपुल्स आर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित हैं। तो पीपुल्स वार, ठीक है, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी ठीक है, आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित हैं, तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट देखने से पहले आप लोग देख लीजिए कि 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। और कब गठित हुआ, तो 1953 में गठित हुआ, ठीक है, भाषा के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक दे रखा है, ठीक है, कि गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गद्यांश में हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है कि गद्यांश में, ठीक है, सांकेतिक रिक्त स्थान में एक में उपयुक्त शब्द होगा। तो एक में कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो देखिए एक में दे रखा है कि अभिशाप दे रखा है, सफलता दे रखा है, सफलता दे रखा है, वो कर्तव्य दे रखा है। तो कौन सा इसमें भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से जगह इसमें अभिशाप भरा जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है, ठीक है, कि प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा अभिशाप है, ठीक है। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी, ठीक है, धरती पर बहुत सी, आगे क्या कह रहा है, धरती पर बहुत सी कह रहा है, तो धरती पर बहुत सी समस्याएं हैं, ठीक है। तो क्या है, तो प्रदूषण बढ़ने पर धरती पर क्या है, बहुत सी समस्याएं हैं। आगे क्या कह रहा है, ये भी देखिए, आगे कह रहा है कि बहुत सी समस्याएं हो गई हैं जिसे समय से रहते ना, ठीक है, तो समय से रहते ना निकाल दिया जाए। क्या है, देखिए कह रहा है कि समय से रहते ना रोका जाए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ना रोका गया। आगे का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 73 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 73 का कह रहा है, न रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे, ठीक है, क्या कह रहा है, वह दिन जब दूर नहीं जब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रदूषण के तत्व, तो प्रदूषण के तत्व क्या है, तो प्रदूषण के तत्व है, देखिए क्या कह रहा है, लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि प्रदूषण के तत्व जो कि मनुष्यों में है। ऑप्शन नंबर सी है, मनुष्य जो कि प्रदूषण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है, जिसका आप लोग ऊपर जाके फिर से चेक कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा आप आंसर, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, ठीक है, इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो पहले में क्या भरा जाएगा, तो कह रहा है कि आज के समय में लड़का लड़की एक समान है। तो लड़का लड़की एक समान है, बिल्कुल सही बात है। आज अगर कोई ये मानता है कि लड़की, ठीक है, कुछ नहीं कर सकती है और लड़का सब कुछ कर सकता है, तो वह इंसान, ठीक है, तो वह इंसान क्या है, तो वह इंसान गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, वह इंसान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि आज का समय, ठीक है, आज का समय पहले की तरह नहीं है, जहां लड़कियों को सिर्फ घर का काम और बच्चों को संभालने की, ठीक है, बच्चों की संभालने की, तीसरे में क्या भरा जाएगा, देखिए बच्चों की संभालने की जिम्मेदारी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जिम्मेदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मिलाकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं मिलाकर कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है, हाँ यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिम्मेदारी हो जाएगी, जिम्मेदारी दी जाती थी और ये काम, ठीक है, और ये माना जाता था कि इसके अलावा लड़कियां और कुछ नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अब लड़कियां और लड़कों के कंधों पर, ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर, ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर क्या है, चौथे में क्या दे रखा है, देखिए कंधे से कंधे मिलाकर,
चलती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबरी हो जाएगा। ऑप्शन 80 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 दे रखा है, जिसका पाई चार्ट दे रखा है, तो आप लोग पाई चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पाई चार्ट अपने कॉपी में बना लें और फिर अपना आंसर करते रहें। तो देखिए पाई चार्ट अपने कॉपी में अगर बना लिया होगा तो आप लोग करना, कॉपी में बना लिया, अगर नहीं बनाया है तो उसके बाद में आप लोग आंसर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, कई खाने दे रखे हैं और उसके बाद में आप, चलिए हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। 81 का क्या हुआ हो जाएगा आंसर। तो देखिए 81 नंबर यहीं पे दे रखा है, जिसका हम लोग बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या दे रखा है कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि इतनी है, मतलब टोटल खेलों पर खर्च की गई राशि कितनी है, इतनी है। तो क्रिकेट और हॉकी पर खर्च की गई राशि कितनी होगी। तो क्रिकेट और हॉकी पर खर्च की गई राशि कितनी होगी। तो क्रिकेट और हॉकी कितने परसेंट है, तो क्रिकेट 25% और हॉकी 15% है। क्रिकेट और हॉकी में खर्च की गई राशि हमको निकालना है, तो क्रिकेट 15% है और हॉकी, ठीक है, 25% है। तो 25-15 हो जाएगा कितना, 40%, ठीक है। तो 40% हो गया। टोटल कितना है, तो टोटल है 15 लाख। तो 15 लाख से हम निकालेंगे, देखिए 15 लाख, ठीक है, गुणे 40/100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, ठीक है, क्या हो जाएगा 15 चौका 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 दे रखा है कि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई राशि कुल कितना है, 12,000। मतलब पूरे खेलों पर कितना खर्च की गई राशि है कि 12 लाख है। तो बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया, तो बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया, तो बास्केटबॉल का कितना परसेंट है, देखिए। तो बास्केटबॉल का दे रखा है, ठीक है, बास्केटबॉल का दे रखा है 13%, ठीक है। तो बास्केटबॉल का कितना परसेंट दे रखा है, तो 13% दे रखा है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, 13% निकालेंगे, ठीक है। इसको क्या निकालेंगे हम, 13% निकालेंगे। इसका निकाल लीजिए 13%, ठीक है। अब इसको काट पीट के अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग काट पीट के आंसर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 दे रखा है कि किस फुटबॉल पर, ठीक है, फुटबॉल पर, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 83 दे रखा है कि फुटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि, ठीक है, फुटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि और हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि के संबंध में अनुपात क्या होगा। तो फुटबॉल और हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि, तो फुटबॉल पर कितना परसेंट है, ठीक है। तो फुटबॉल में दे रखा है कितना परसेंट, तो फुटबॉल में 15% दे रखा है और हॉकी में भी 15% दे रखा है। तो फुटबॉल में भी 15%, हॉकी में भी 15% दे रखा है। तो 15:15 हो जाएगा और 15 से 15 कट जाएगा, 1:1 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1:1 हो जाएगा। चलिए आप चाहे निकाल के देखिए, चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि टेनिस के लिए, ठीक है, केंद्रीय कोण कितने डिग्री होगा। तो टेनिस के लिए केंद्रीय कोण हमको निकालना है। तो टेनिस में कितना परसेंट दे रखा है, इसको हम देखेंगे सबसे पहले। तो टेनिस में क्या दे रखा है, 10% दे रखा है, ठीक है। केंद्रीय कोण हमको निकालना है, तो टेनिस में 10% दे रखा है, हमको क्या निकालना है, केंद्रीय कोण निकालना है। तो 10 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और कोण निकालना है तो हमको क्या कर देंगे, इससे 360 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ कितना बचा, 36। तो कितना आ जाएगा हमको, 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 36 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 डिग्री आंसर अपना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 36 डिग्री से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 दे रखा है कि दिए गए वर्ष के दौरान सबसे ज़्यादा राशि किस खेल पर खर्च की गई। तो सबसे ज़्यादा राशि किस खेल पर खर्च की गई, तो जिसमें परसेंटेज सबसे ज़्यादा है उसी में सबसे ज़्यादा राशि खर्च की गई है। तो आप किसमें, कौन सा किसमें सही है, तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा राशि खर्च की गई है। चलिए देख लेते हैं क्रिकेट में सबसे ज़्यादा राशि खर्च की गई है। देखिए क्या कह रहा है, 25%। तो 25% केवल क्रिकेट में ही है, तो क्रिकेट में 25% खर्च किया गया है। तो किस में सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है, तो 25% है, तो इसलिए क्रिकेट में सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 हो गया, 86 नंबर क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 दे रखा है, ठीक है, ग्राफ। तो 86 नंबर क्वेश्चन को हम ग्राफ से देखेंगे। तो ग्राफ में दे रखा है, ठीक है, तो ग्राफ में दे रखा है कि भोजन पर खर्च कुल आय का कितने परसेंट है। तो भोजन पर खर्च जो है वो कुल आय का कितने परसेंट है, तो आप लोग टोटल निकालेंगे। इसको टोटल निकालने के बाद जो है पूरा टोटल करेंगे, उसके बाद में भोजन का खर्च निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, टोटल का परसेंट, भोजन का कितना परसेंट है।
तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 20%। तो आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 दे रखा है कि कपड़ों पर किया गया खर्च और बचत पर खर्च की, ठीक है, बचत पर खर्च की गई राशि से कितना परसेंट अधिक है। तो कपड़ों पर खर्च किया गया और बचत पर खर्च किया गया राशि पर कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। तो कपड़ा है 15%, देखिए कपड़ा दे रखा है यहाँ पे 15% दे रखा है, और क्या दे रखा है, बचत, बचत दे रखा है 12.5%, ठीक है। तो 15 में से माइनस करेंगे आप 12.5%, तो 15 में से आप 12.5% माइनस करेंगे तो यहाँ बच गया 5 और 2.5 बच गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5% अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2000 के दौरान, ठीक है, यदि 2000 के दौरान परिवार की कुल आय, ठीक है, 10 लाख, परिवार की कुल आय 1 लाख थी, ठीक है, तो उस वर्ष परिवार की बचत थी, तो 2000 के दौरान परिवार की बचत कितनी थी, तो वर्ष 2000 के दौरान देख लीजिए, ठीक है। तो वर्ष 2000 के दौरान क्या है, ठीक है, वर्ष 2000 के दौरान क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए वर्ष 2000 के दौरान दे रखा है कि वर्ष 2000 के दौरान परिवार की कुल आय 1 लाख थी, तो उस वर्ष परिवार की बचत, तो परिवार की बचत हमको देखनी है, तो परिवार की बचत कितनी हो जाएगी, तो 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 12,500 परिवार की बचत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 दे रखा है कि परिवहन पर परिवार का कुल खर्च निम्नलिखित में से किस खर्च के बराबर है। तो परिवहन पर परिवार का कुल खर्च निम्नलिखित में से किस खर्च के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भोजन के खर्च के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 दे रखा है कि परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय के से अधिक है। तो किस पर किए गए व्यय से अधिक है, तो परिवार की बचत जो है वो ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, बचत जो है किससे अधिक है, तो बचत जो है 12.5% है, और अधिक किससे है, तो आवास से अधिक है। आवास कितना है, तो 10% है। अगर शिक्षा भी दे रखा हो तो शिक्षा से भी अधिक है, ठीक है, शिक्षा से भी बचत अधिक है, लेकिन शिक्षा ऑप्शन में है नहीं, तो आवास से अधिक पूछ रखा है, तो आवास से अधिक है। चलिए ऑप्शन में आवास दे रखा है, तो आवास से अधिक है बचत, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आवास हो जाएगा। चलिए देखिए क्या दे रखा है, आवास हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है, आवास दे रखा, शिक्षा दे नहीं रखा, तो आवास हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन देख रहा है तालिका, ठीक है, तालिका से संबंधित है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2008 में बच्चों की कुल संख्या, तो 2008 में बच्चों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो 2008 में बच्चों की संख्या देखिए क्या कह रहा है, तो 2008 में हमको बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल टोटल यहाँ पे निकल आया है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे, दोनों को, पुरुष और महिला को जोड़ने के बाद में हम कुल से घटा देंगे तो बच्चों की संख्या निकल आएगी। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21,000, ठीक है, 456। आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 दे रखा है कि 2009 में कुल जनसंख्या, तो 2009 की कुल जनसंख्या हमको निकालनी है। तो 2009 में कुल जनसंख्या हमको ज्ञात करनी है, तो 2009, ठीक है, तो 2009 ये दे रखा है, तो 2009 में हमको कुल जनसंख्या निकालनी है। तो कुल जनसंख्या हमको निकाल लेनी है, तो यहाँ पे क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2009 में कुल जनसंख्या हो जाएगी कितना, ठीक है, 2009 में 1,58,577 जनसंख्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2009 में बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या भी हमको निकालनी है। तो बच्चों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो कुल जनसंख्या में से आप क्या करेंगे, पुरुष और महिला को घटा देंगे। तो कुल जनसंख्या में से पुरुष और महिला को घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 25,670 बच्चे बचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2011 में महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो 2011 में महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 57,630 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 दे रखा है कि 2011 की तुलना में 2012 की जनसंख्या में वृद्धि या कमी। तो 2011 की तुलना में 2012 की में वृद्धि या कमी हुई है। तो 2011 या 12 में क्या हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है अब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी से हो जाएगा, ठीक है। तो 95 नंबर की 2011 की तुलना में 2012 में क्या हुई, 2012 की जनसंख्या में क्या हुई है, तो वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितनी हुई है, तो 15,566 की वृद्धि हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर से 100 नंबर तक क्वेश्चन दे रखा है। 95 से 100 तक क्वेश्चन दे रखा है। तालिका का अध्ययन कीजिए, 2022 का निर्यात है वो करोड़ों में है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है जिसका आंसर हम लोगों को बताना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2019 से 2020 तक वस्तुओं के निर्यात में % वृद्धि का बंदरगाह सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक बंदरगाह किसमें है? तो अब देखिए सबसे अधिक निर्यात किसमें हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 57, 61 मतलब 3 का हुआ है। यहाँ पे 29 और 34 तो यहाँ पे भी 3 का हुआ है। और यहाँ पे 146 और 150 यहाँ पे 4 हुआ है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि 148 और 160, तो 148 और 160 कितना हुआ है? तो 112 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें कितना अंतर है? तो 12 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी बंदरगाह में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019 की तुलना में 2020 की वस्तु में कुल निर्यात का क्या परिवर्तन हुआ है? तो कुल निर्यात का क्या परिवर्तन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लगभग 4.3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो लगभग 4.3% की वृद्धि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 की बंदरगाहों में, ठीक है, बंदरगाहों के निर्यात में औसत वृद्धि कितनी हुई है? तो औसत वृद्धि कितनी हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 625। ठीक है, 625। ठीक है, तो 6 करोड़ 25 लाख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019 से 2020 तक, ठीक है, 2020 तक वस्तु के निर्यात में %, ठीक है, वृद्धि का बंदरगाह में सबसे कम थी। तो बंदरगाह में सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। डी में हुई है, सबसे कम बंदरगाह में वृद्धि हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि वर्ष 2020 में बंदरगाह बी और बंदरगाह डी के निर्यात की, ठीक है, निर्यात की गई वस्तुओं का अनुपात कितना होगा? तो डी और, ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग वर्ष 2020 में जाएंगे, बंदरगाह, ठीक है, बी और बंदरगाह डी को, तो बंदरगाह बी को भी लिखेंगे और बंदरगाह डी को भी लिखेंगे और उसका अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात क्या हो जाएगा वहाँ पे? 16:15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 16:15 हो जाएगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी हो, ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी हो, फुल पेपर आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि फुल पेपर आपको अच्छा लगा है। तो इसी के रिलेटेड में अभी 15 से 16 दिन बचा हुआ है, आपको 5 से 10 फ्री, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग लाइव चाहते हैं तो आप लोग लाइव के लिए कमेंट करें, तो लाइव भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो लाइव भी इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आपको लाइव भी कराया जाएगा। तो आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे।